हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के आपके पहले चैप्टर का एक सुपर फास्ट क्रिस्टल क्लियर रिवीजन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तैयार हो जाओ क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम हर उस कॉन्सेप्ट को मास्टर करेंगे जो आपके नीट और JEE एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। और हाँ, इस जर्नी को शुरू करने से पहले अगर आपको ये क्विक रिवीजन सीरीज हेल्प कर रही है तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो तैयारी कर रहे हैं, और आगे आने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। तो ये है पहला चैप्टर। कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत बेसिक और इजी लगता है और कुछ को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पर रूल्स हैं, नंबर्स हैं और एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, द मोल। बट डोंट वरी, आई प्रॉमिस अगले कुछ ही मिनट्स में ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, फिर उन 5 गोल्डन रूल्स को समझेंगे जिन पर पूरी केमिस्ट्री टिकी है। उसके बाद हम सीखेंगे कि एटम्स को कैसे काउंट करते हैं, रिएक्शंस की लैंग्वेज को डिकोड करेंगे, सॉल्यूशंस में मास्टर बनेंगे और एंड में एक फाइनल रिवीजन भी करेंगे। रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 द बिग पिक्चर में। यहां हम सबसे जरूरी सवाल से शुरू करेंगे। केमिस्ट्री आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस है। हमारे आसपास जो कुछ भी है, हवा, पानी, नमक, आपका फोन, सब मैटर से बना है। और मैटर की स्टडी, उसका कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और वो कैसे एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म होता है, बस यही केमिस्ट्री है। इट्स द साइंस ऑफ एवरीथिंग। अब जब हमने बिग पिक्चर समझ ली है, आगे बढ़ते हैं द 5 गोल्डन रूल्स की तरफ। ये केमिस्ट्री के रूल्स ऑफ द गेम है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, इन 5 फंडामेंटल लॉज को जरूर फॉलो करेगा। इन्हीं लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए जॉन डाल्टन ने अपनी फेमस एटॉमिक थ्योरी दी थी। चलिए इन लॉज को एक एक करके समझते हैं। पहला रूल, गिवन बाय एंटोन लवोइजियर, ये कहता है कि मैटर को ना आप बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सोचिए एक बैलेंस स्केल के बारे में। रिएक्शन से पहले आपने जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का लिया था, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का टोटल मास भी ठीक उतना ही होगा। मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कुछ भी गायब नहीं होता। दूसरा रूल, फ्रॉम जोसेफ प्रूस्ट, ये कहता है कि कोई भी प्योर कॉम्पाउंड आप उसे कहीं से भी ले आओ, उसमें एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास हमेशा फिक्स्ड रहेगा। सोचिए पानी, H2O के बारे में। आप उसे टैप वाटर से लो, रिवर से लो या लैब में बनाओ, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 ही होगा। इट्स लाइक अ फिक्स्ड रेसिपी। अब आते हैं तीसरे लॉ पर, जॉन डाल्टन का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है पर इस टेबल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब 2 एलिमेंट्स मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर H2O भी बनाते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 भी। अगर हम एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें, यहां 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन के जो मासेस कंबाइन हो रहे हैं 16G और 32G, उनका आपस में रेशियो एक सिंपल होल नंबर है, 16:32 यानी 1:2। कितना सिंपल और ब्यूटीफुल रेशियो है। फोर्थ रूल, एक है गे-लुसाक। इनका लॉ स्पेशली गैसेस के लिए है। ये बिल्कुल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस जैसा है, लेकिन मैस के बजाय वॉल्यूम के लिए। जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 वॉल्यूम वाटर वेपर बनाता है। वॉल्यूम्स का रेशियो क्या हुआ? 2:1:2, सिंपल। और पांचवा और आखिरी गोल्डन रूल, बाय एवोगाड्रो। ये लॉ बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि अगर आप 2 अलग अलग गैसेस लेते हैं, उनका वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखते हैं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एग्जैक्टली सेम होंगे। इमेजिन 2 आइडेंटिकल बलून्स, एक में हाइड्रोजन, एक में ऑक्सीजन। अगर उनका साइज यानी वॉल्यूम सेम है, तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की गिनती भी सेम होगी। ओके, सो वी नो द रूल्स। हमने 5 लॉज देख लिए हैं, बट केमिस्ट्स को एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखना, उन्हें काउंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? ये नंबर देखो, जस्ट लुक एट इट। सिर्फ 18 ग्राम पानी में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या आप इनको एक एक करके काउंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इस चैलेंज से निपटने के लिए केमिस्ट ने एक ब्रिलियंट आइडिया निकाला, एंड दैट आइडिया इज द मोल। समझने वाली बात यह है कि मोल बस एक काउंटिंग यूनिट है, अ वेरी वेरी बिग काउंटिंग यूनिट। जैसे हम 12 चीजों के लिए डजन यूज करते हैं, वैसे ही केमिस्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए मोल यूज करते हैं। जैसे आपके घर में LPG सिलेंडर वेट 14.2 किलोग्राम में आता है, लेकिन अंदर तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं।
मोल ही वो ब्रिज है जो उस मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जोड़ता है। तो ये है वो मैजिक नंबर। एक मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं और सिंबल है Na। 1 मोल ऑफ एनीथिंग, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा इतने ही पार्टिकल्स होंगे। इस नंबर को अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। तो आखिर मोल का फायदा क्या है? इसका जवाब है मोलार मास। ये कॉन्सेप्ट मास और काउंटिंग के बीच का ब्रिज है। सिंपल सा रूल है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास ग्राम्स में उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। एग्जाम्पल, कार्बन का एटॉमिक मास है 12U, तो 1 मोल कार्बन एटम्स का मास होगा एग्जैक्टली 12 ग्राम्स। इस एक कनेक्शन ने पूरे केमिकल कैलकुलेशंस को पॉसिबल बना दिया। अब जब हम एटम्स को मोल्स में गिन सकते हैं, तो हम केमिकल रिएक्शंस की भाषा समझने के लिए तैयार हैं। वेलकम टू सेक्शन 4, द लैंग्वेज ऑफ रिएक्शंस, और इस भाषा को कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये 3 गोल्डन स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, ये नॉन नेगोशिएबल है। स्टेप 2, जो भी मास या वॉल्यूम दिया है उसे मोल्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि रिएक्शंस मोल्स की लैंग्वेज में बात करते हैं। और स्टेप 3, बैलेंस्ड इक्वेशन से मिले मोलर रेशियो को यूज करके जो भी पूछा गया है उसे कैलकुलेट कर लो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है, लिमिटिंग रिएजेंट। हमेशा चेक करो कि कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा। जो रिएक्टेंट पहले फिनिश होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पर। लैब्स में ज्यादातर रिएक्शंस लिक्विड्स यानी सॉल्यूशंस में की जाती हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सॉल्यूशन में कितना सब्सटेंस घुला हुआ है, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। इसके लिए कई टर्म्स हैं, बट फॉर योर एग्जाम्स हम फोकस करेंगे 2 सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टर्म्स पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां एग्जाम्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मोलैरिटी कैपिटल M वर्सेस मोलैलिटी स्मॉल m। इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। मोलैरिटी M होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी M होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही इनका मेन डिफरेंस है। क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन मोलैलिटी मास पे डिपेंड करती है जो चेंज नहीं होता, इसलिए मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये पॉइंट एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। लेट्स डू अ फाइनल सुपर क्विक रिविजन। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर से बिल्कुल एब्सोल्युटली अपने फिंगर टिप्स पर रखने हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, द मोल कॉन्सेप्ट इज किंग। मास, मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच कन्वर्जन मास्टर कर लो। इसी से आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे। दूसरा, बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी सुपर पावर है, इसके बिना स्टोइकियोमेट्री इम्पॉसिबल है। तीसरा, यूनिट्स का ध्यान रखो। मोलैरिटी में लीटर्स ऑफ सोल्यूशन है, मोलैलिटी में किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां गलती हुई तो सब गड़बड़। और आखिरी, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करो। ये वो रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है और डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर 1 मोल केमिस्ट्स डजन है, तो सोचो हम अपनी डेली लाइफ में और साइंस में ऐसे कौन से काउंटिंग यूनिट्स यूज करते हैं बिना ज्यादा सोचे समझे? पेयर, सेंचुरी, डजन। और क्या इससे आपको मोल का कॉन्सेप्ट और भी कॉन्क्रीट लगेगा? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर बताना। तो ये था हमारा रिवीजन स्प्रिंट। आई होप इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। अगर ये कोशिश आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं, और आगे आने वाले रिवीजन सेशंस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप स्टडीइंग हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।